हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, और उसमें हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन वेरिएशन का प्रभाव क्या पड़ता है ऑन कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। और हमने डिफाइन भी किया था कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट करोगे, कंसंट्रेशन घटाओगे, तो करंट कैरिंग आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट जाएंगे, तो कंडक्टिविटी के घटेगी। तो ये बात तो हमने बता दी थी कि कंसंट्रेशन अगर डाइल्यूट करोगे घटेगी और डाइल्यूशन बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी के की वैल्यू घटेगी सबके लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग as well as weak electrolyte. For strong as well as weak electrolyte कंडक्टिविटी के घटेगी। बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज एनसीईआरटी में बड़े जोर शोर से ग्राफ बनाया हुआ है, क्या कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन का प्रभाव मोलर कंडक्टिविटी पे क्या होगा। तो लिखो हेडिंग इफेक्ट ऑफ concentration variation on lambda m और lambda eq। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन वेरिएशन ऑन लैम्डा m और लैम्डा eq। मैं एक डायग्राम बनाता हूं जो कि एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है विच शोज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन वेरिएशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये ग्राफ है और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। दिस इज लैम्डा m वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, वेयर c इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, स्लाइटली इंक्लाइंड लाइक दिस। ये एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशंस हैं। दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा होगा। नॉन-लीनियर वेरिएशन for weak electrolyte जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड ऑल दैट। दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वेरिएशन एक स्ट्रेट लाइन वेरिएशन है विच इज गिवन बाय द इक्वेशन लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस b रूट c। दिस इज द इक्वेशन and this equation is known as Debye-Huckel-Onsager equation, which is applicable for the strong electrolyte. Debye-Huckel-Onsager equation for strong electrolyte। तो strong electrolyte का वेरिएशन स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के साथ लैम्डा m का वेरिएशन इज ए स्ट्रेट लाइन, जहां पर दिस इज नथिंग बट लैम्डा m नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सबका मीनिंग बताएंगे। और ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसमें लास्ट में ग्राफ जो है वो टच नहीं करवाना है, पता नहीं वो किस तरीके से जाएगा, तो वी कैन शो इट लाइक दिस। ये एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स हैं, बट बियॉन्ड दैट यू आर नॉट एक्सपेरिमेंटली एबल टू मेजर, तो उसको आपने डॉटेड लाइन से शो कर दिया, बट कट नहीं मारना है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कट नहीं मारना है। यही मेन पॉइंट है ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ। अच्छा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है जैसे एसिटिक एसिड टाइप से। दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl, KCl एक्सेट्रा, इन सब के लिए इस तरह का ग्राफ होता है। अब यहां से अगर साफ दिखाई पड़ता है कि कंसंट्रेशन अगर बढ़ा रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी देखो घट रही है, उल्टा है। कंसंट्रेशन बढ़ाने पर के की वैल्यू बढ़ी थी बट मोलर कंडक्टिविटी नहीं। मोलर तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टिविटी घटती है,
वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए शार्पली घटती है, मगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहुत ग्रेजुअली घटती है, बहुत कम। इट इज अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल लाइन से थोड़ा सा इस तरीके से एक स्लोप है। या फिर यूं कहो कि कंसंट्रेशन अगर राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, अगर घटेगी, कंसंट्रेशन घटना मतलब डाइल्यूशन बढ़ना, तो डाइल्यूशन बढ़ने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, शार्पली, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वेरी ग्रेजुअली, बट बढ़ रही है। तो एक तो ये पॉइंट याद रखें कि कंसंट्रेशन घटाने पर और डाइल्यूशन बढ़ाने पर, जैसे वहां लिखा था, ये बात याद रहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, कंसंट्रेशन घटाने पर या डाइल्यूशन बढ़ाने पर लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू इंक्रीजेस फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब बात करते हैं एक बार इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, एक बार इंडिविजुअली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। डेफिनेशन से पूरी बात कह पाएंगे। चलो पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी है क्या? डेफिनेशन में ही आंसर छुपा हुआ है, डेफिनेशन में ही लॉजिक छुपा हुआ है। व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन इट। तो मोलर कंडक्टिविटी का मतलब उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। फिर सुन लो। अच्छा, के क्या था? कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स कितने भी हों, वॉल्यूम यूनिट होना चाहिए। अच्छा, लैम्डा एम क्या है? कंडक्टेंस ऑफ कितना भी वॉल्यूम हो चलेगा, बट मोल कितने होने चाहिए? 1। उल्टा है, के क्या था? कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स कितने भी हो सकते हैं। लैम्डा एम क्या है? कंडक्टेंस ऑफ कितना भी वॉल्यूम सॉल्यूशन, बट नंबर ऑफ मोल्स कितने होने चाहिए? 1 मोल। तो लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को ही मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, मान लो अभी यहां हो, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं हम, तो यहां काफी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, जैसे एसिडिक एसिड हो, आपने उसको डाइल्यूट किया, राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, तो राइट से लेफ्ट आएंगे तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटेगी। तो राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ाया, पानी मिला दिया मान लो सॉल्यूशन में। मान लो शुरुआत में 1 मोल 1 लीटर में था, कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर थी। ठीक है, आपने उसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया, अब कंसंट्रेशन कितनी हो गई? आधी रह गई, 0.5। डाइल्यूशन डबल हो गई, वॉल्यूम डबल हो गया। तो आपने पानी मिला करके डाइल्यूशन डबल कर दिया, कंसंट्रेशन आधी कर दी, तो क्या हुआ? अब मोलर कंडक्टिविटी निकालो, क्या पूरा 2 लीटर लेके जाना पड़ेगा, व्हीट स्टोन ब्रिज में पूरा 2 लीटर सॉल्यूशन को कनेक्ट करना पड़ेगा, तब रेजिस्टेंस निकाल करके यू विल कैलकुलेट द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका मतलब जैसे ही आपने पानी का वॉल्यूम डबल किया, कंसंट्रेशन आधी हुई, वॉल्यूम डबल हो गया, डाइल्यूशन डबल हो गया, तो क्या हुआ? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड नियम के चलते वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, नंबर ऑफ आयंस की संख्या बढ़ गई तो कंडक्टेंस इज इंक्रीज्ड, और डाइल्यूट किया और इंक्रीज्ड, और डाइल्यूट किया और इंक्रीज्ड। नॉन लीनियर वेरिएशन है, शार्पली इट इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस इंक्रीज इन द सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट का तो 1 मोल रहना ही है। आपने पानी तो मिलाया है, इलेक्ट्रोलाइट अभी भी 1 मोल है। यहां भी इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल था, यहां भी इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल, यहां भी इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल, यहां भी इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल। बट चूंकि डाइल्यूट करते जा रहे हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एज पर द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ विल इंक्रीज। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के चलते नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे सॉल्यूशन में, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं तो आप जानते हो क्या होता है, करंट कैरिंग आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीज एंड हेंस लैम्डा एम विल इंक्रीजिंग। हाँ, बस इतना जरूर है, चूंकि नॉन लीनियर ग्राफ है तो नॉन लीनियर ग्राफ में जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल कंडक्टेंस मेजरमेंट है रेजिस्टेंस के थ्रू, वो एक लिमिट तक मेजर कर पाते हैं, और डाइल्यूट करने पर रिजल्ट कम्स आउट टू बी सेम। तो यहां तक तो हम एक्सपेरिमेंटल ग्राफ कर पाते हैं, उस ग्राफ को हम एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर पाते। एक्स्ट्रापोलेशन मतलब आगे तक उसे एक्सटेंड कर देना विदाउट एक्सपेरिमेंट्स। चलो इस पे बात करेंगे। तो हमें नहीं पता कि चूंकि ये लीनियर वेरिएशन नहीं है तो हमें नहीं पता ये आगे जाके कहां कट करेगा। तो कहने का मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कौन सी? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी
आपको तो पता है डाइल्यूट करने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है, कहीं तो मैक्सिमम पहुंचेगी जब पूरा डिसोसिएशन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। डिफाइन करेंगे अभी, पहले चलो लिख ही लो। तो यहां लैम्डा एम नॉट कौन होता है? लैम्डा एम नॉट, दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ? डाइल्यूट करते गए मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती गई और जब बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पहुंच जाएगी तो उसे बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये है कि नो मोर डाइल्यूशन और करोगे तो कंडक्टिविटी की वैल्यू अब और नहीं बढ़ेगी, सो दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसका मतलब लैम्डा एम की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? लैम्डा एम नॉट। इस इक्वेशन पे बाद में आएंगे। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करें तो फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट लिखते भी जाएंगे। फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या समझाया था? डाइल्यूशन करोगे तो अल्फा बढ़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा नियम? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। करंट कैरिंग आयंस बढ़ेंगे एंड मोलर कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। तो लिखो, फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन number of current carrying ions increase. So for a weak electrolyte on dilution, number of current carrying ions increase due to Ostwald dilution law. ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के चलते फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस बढ़ते हैं एंड हेंस लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू इंक्रीज शार्पली। दिख रहा है शार्पली बढ़ती जा रही है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के चलते डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेगा और जब बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा बनेंगे और कंडक्टेंस बढ़ेगी तो लैम्डा एम बढ़ता चला जा रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, बढ़ गया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बहुत ग्रेजुअल वेरिएशन है, बहुत नेग्लिजिबल वेरिएशन है, बहुत थोड़ा सा वेरिएशन है। हालांकि उस वेरिएशन की ये इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज डिपाई-हक्कल-ऑनसागर इक्वेशन एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स like HCl solution, NaCl, KCl, बेरियम क्लोराइड एंड सो ऑन। इसमें B क्या है? लैम्डा एम नॉट के बारे में तो अभी बताया था, लिखेंगे भी। तो ये बहुत थोड़ा सा वेरिएशन है, वो क्यों? अब वो भी, इसमें भी स्टूडेंट्स को डाउट आता है। तो पहले एक काम करिए, ऊपर के पॉइंट्स थोड़ा सा नोट कर लो, लिखने के लिए जगह चाहिए, नोट इट डाउन। चलो बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। अब कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूट करने पर सॉल्यूशन को अभी क्यों बढ़ रही है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले भी 100% टूटा पड़ा था और अभी भी 100% टूटा पड़ा है, डाइल्यूट करने पर नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ेंगे। सही बात है। स्टूडेंट्स का एक डाउट होता है कि सर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो आपने समझाया और हमें समझ में आ गया कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के चलते डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस विल इंक्रीज। नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली कंडक्टेंस बढ़ेगी, तो लैम्डा एम बढ़ रहा है। मगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्यों बढ़ रहा है? भले ही थोड़ा सा बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है? सुनो, ये बात आपकी सही है कि आप अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को तो नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस नहीं बढ़ेंगे। जब वो कंसंट्रेट सॉल्यूशन था तो भी 100% टूटा पड़ा था, नंबर ऑफ आयंस एक फिक्स्ड आयंस थे इन द गिवन सॉल्यूशन, और डाइल्यूट कर दिया
तो भी डिसोसिएशन तो उतना ही है 100% उससे ज़्यादा, और क्या तोड़ोगे तो नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस रिमेन सेम, ट्रू। बट अगर कंसंट्रेट सॉल्यूशन है तो वो जो आयंस हैं दे आर क्वाइट क्लोज, कैटायन आयंस काफी क्लोज होते हैं और अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड दे विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। अरे कंडक्शन कराओगे तो एक कोई सोल्यूशन है, मान लो सोडियम क्लोराइड का NaCl का पानी के अंदर, उस बीकर के अंदर या सोल्यूशन के अंदर कंटेनर के अंदर दो मेटल प्लेट इंसर्ट की जिन्हें इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं, कैथोड एंड नोड कनेक्टेड टू द बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, की क्लोज की, एक प्लेट पॉजिटिव बन गई एक नेगेटिव बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा ऑन द आयंस, आयन विल स्टार्ट मूविंग। बट अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी यहां, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब आयंस पास पास होंगे और हाइड्रेटेड आयंस होते हैं, आयंस आर हाइड्रेटेड, Na plus is also hydrated, K plus is also hydrated, Cl minus is also hydrated। गैसियस आयन जितना छोटा होगा उसका हाइड्रेशन उतना ज्यादा होगा और वो लार्ज साइज का हो जाएगा हाइड्रेट होने के बाद। तो हाइड्रेटेड साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गैस साइज। गैसियस आयन जितना छोटा उसका हाइड्रेशन उतना ज्यादा, तो हाइड्रेट साइज उतने ज्यादा और मोबिलिटी घट जाती है आयन की। मोबिलिटी का मतलब स्लो दौड़ता है वो, मोबिलिटी घट गया मतलब उसकी स्पीड घट गई अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा है कि कंसंट्रेट सॉल्यूशन है तो नंबर ऑफ आयंस तो सेम ही है, डाइल्यूट करा तो नंबर ऑफ आयंस तो सेम है, बट जब वो कंसंट्रेट थे तो आयंस पास पास होंगे, पास पास आएंगे तो एक इधर लेफ्ट से राइट को जाएगा, एक राइट से लेफ्ट को जाएगा, तो वो मूव करेंगे तो देयर विल बी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। कौन सा शब्द? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। तो आयंस विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, कैटायन एंड आयन विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड बिकॉज ऑफ दैट दे विल एक्सर्ट अ सॉर्ट ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन ईच अदर एंड ड्यू टू विच क्या होगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के चलते थोड़ा सा मोबिलिटी इनकी घटेगी। आपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, यहाँ आ गए और यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, डाइल्यूट करा तो एक आयन अब वहाँ है, एक दूसरा आयन यहाँ है, आपस में कोई इंटरफेरेंस नहीं, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस घट गया और कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ गई बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड मोबिलिटी। तो थोड़ी सी बढ़ी है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बढ़ी है। समझ में आ गए? थोड़ी सी नहीं, करंट कैरिंग आयंस तो उतने ही हैं, वो ना बढ़े हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। द ओनली थिंग इज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द आयंस इज रिड्यूस्ड इन द हाइड्रेटेड आयंस on dilution, and because of that the mobility is improved and the molar conductivity is increased to a slight extent gradually. I hope you have understood. बोलते बोलते आज पेट में भी दुख रहा है थोड़ा सा। और थैंक यू बच्चों फॉर योर विशेस। Today is Teachers Day and it is quite special for us because of you all. So you have showered a lot of good wishes. Happy to see all that. Thank you very much and wishing you all the best for IIT JEE। बढ़िया से बढ़िया रैंक का जाएं, IIT बॉम्बे जाएं, IIT कानपुर जाएं, IIT दिल्ली जाएं, चेन्नई जाएं, सब लोग पहुँचें, मेहनत करें, जम के लगे रहें, राइट। तो चलिए लिखें इस बात को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले के लिए। तो लिखो in case of strong electrolyte, dilution does not increase number of ions in solution, but frictional resistance of ions moving towards the respective electrodes in case of the strong electrolyte, dilution does not increase number of ions in solution, but frictional resistance of ions moving towards the respective electrodes is reduced due to dilution. As a result, mobility of ions, hydrated ions, do increase, which causes a slight increase in molar conductivity.
लिखो पूरी बात। मैंने पूरी बात डिटेल में लिख दी, आप लिखो। जो मैंने समझाया है वो मैंने शब्दों में लिख भी दिया यहां पर, तो नोट इट डाउन। तो देखो क्या बात लिखी है, इन केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूशन डज नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ आयंस। बिल्कुल ठीक बात है। 100% पहले भी टूटा पड़ा था, जब कंसंट्रेट था, डाइल्यूट किया तो भी 100% टूटा पड़ा है, तो नंबर ऑफ आयंस विल रिमेन सेम। But frictional resistance of the ions moving towards the respective electrodes is reduced due to the dilution. As a result, mobility of the hydrated ions do increases, which causes a slight increase in the molar conductivity. Slight word is important here, not much variation. तो इसका मतलब ये इक्वेशन है लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस b रूट c, वेयर b एक कांस्टेंट है, c तो कंसेंट्रेशन है, और लैम्डा m नॉट लिखा था हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि इनफाइनाइट पानी मिला दिया, कि वो सॉल्ट है उसके अंदर पानी मिला रहे हैं, वो नदी का पानी, समुंदर का पानी, सारे ओशियंस का, ये महासागर वो महासागर का पानी इसमें डाल दिया। अरे पागल हो क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब कि इतना डाइल्यूट कर दिया कि और डाइल्यूशन से कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही, और डाइल्यूशन इज नॉट इंक्रीजिंग द कंडक्टेंस, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सो मैक्सिमम पॉसिबल मोलर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो B इज ए कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन फर्स्ट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर कैसे? जनरली टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो एक तरीके से जो सॉल्वेंट है उसकी विस्कोसिटी घटती है, लिक्विड की विस्कोसिटी घटती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, और जब विस्कोसिटी घटेगी तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। कैसे? टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस और मोबिलिटी उस कारण से बढ़ती है। तो मोबिलिटी इंक्रीजेस एंड एज ए रिजल्ट लैम्डा m इंक्रीजेस। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये B टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा, विस्कोसिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। अरे कोई इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा तो जब वो पोलर सॉल्वेंट होगा, पानी के अंदर ही तो NaCl टूटेगा, बेंजीन में डुबो तो टूटेगा ही ना, घुलेगा ही ना। तो फिर काहे की कंडक्टेंस आयन शो करते हैं, मॉलिक्यूल नहीं। तो इट डिपेंड्स ऑन द विस्कोसिटी, क्योंकि बताया ये विस्कोसिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। For 1:1 electrolyte, B is same. जैसे एग्जाम्पल NaCl KCl के लिए B सेम। फॉर एग्जाम्पल बेरियम क्लोराइड एंड मान लो स्ट्रोंशियम क्लोराइड है तो B सेम। जरा एक बार चेक करें, कट तो नहीं गया नीचे से, ये एक बार देख लूं जरा मैं। जस्ट बचा है, जस्ट, चलो ठीक है, हो गया काम। तो ये B जो है कांस्टेंट है विच डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, विस्कोसिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट एंड नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जैसे 1:1 इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए B सेम होगा। जैसे NaCl और KCl 1:1 इलेक्ट्रोलाइट है, ये B सेम। BaCl2 1:2 इलेक्ट्रोलाइट है, 1:2 इलेक्ट्रोलाइट है, B विल बी सेम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, याद रखें। ये लीनियर वेरिएशन को शो करता है, स्ट्रेट लाइन वेरिएशन, straight line with respect to the square root of concentration. So this is limiting molar conductivity. Lambda m is molar conductivity at a given concentration. C जैसे जैसे कम करोगे lambda m बढ़ेगा, but slightly बढ़ेगा। ये पूरी बात नोट करो। फिर कुछ और बात कहेंगे, कॉलराज साहब को इंट्रोड्यूस करेंगे। कॉलराज साहब ने एक बात कही बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। क्या बात कही? वी शैल टॉक। पहले ये लिख लो जरा, ये सब पूरी बात, नोट इट डाउन।
अब जरा यहां देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ इज नॉट लीनियर, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ इज लीनियर। ये एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स हैं जहां पर आप मोलर कंडक्टिविटी डिटरमिन कर सकते हो। कैसे करते हो? अरे पता है लैम्डा एम क्या होता है, 1000 इंटू के अपॉन कंसेंट्रेशन। 1000 इंटू के क्या होता है, 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, यही होता है ना। एल अपॉन ए जो कंडक्टिविटी सेल है जिसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसके बाहर लिखा हुआ होता है, एल अपॉन ए इतना है, सेल कांस्टेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल इज दिस मच, कांस्टेंट है पता है। रेजिस्टेंस हम हर बार कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज। यहां पर मान लो कंसेंट्रेशन पर रेजिस्टेंस मेजर कर लिया, सी हमें पता है सॉल्यूशन की, आ गई लैम्डा एम, प्लॉट कर लिया। 1m की जगह 0.1m हो गई मान लो। रेजिस्टेंस फिर एक्सपेरिमेंटली मेजर कर रहा है विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। एल बाई ये पता ही होता है, 1000 तो 1000 है, उसमें हम क्या करें, लैम्डा एम आ गया, नोट करते जाए। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बियॉन्ड और डायल्यूशन करने पर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स विल नॉट शो। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट यहां तक है, यहां से यहां तक की रेंज में तो हमने एक्सपेरिमेंटली डेटा फाइंड आउट किया, बट उसके बियॉन्ड हमें मालूम नहीं है कि अब कितना होगा। तो एज्यूमिंग दैट फॉर ए लॉन्ग रेंज इन द वाइड रेंज द वेरिएशन इज लीनियर, ये मानते हुए कि इसके extension of the graph or extending the graph is called extrapolation. Extending the graphical variation to determine a parameter, यहां कौन है पैरामीटर, lambda m, is called extrapolation. Which is called extrapolation of the graph. So what is the meaning of extrapolate करना? ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करना मतलब एक लिमिट तक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, उसके बियॉन्ड फाइंड आउट करना, that is called extrapolation. तो एक्सट्रापोलेशन करने से we can find out the limiting molar conductivity of the strong electrolyte at infinite dilution. कंसेंट्रेशन जब वर्चुअली जीरो हो गई तो क्या बोलेंगे, इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो एक्सटेंडिंग द ग्राफिकल वेरिएशन टू डिटरमिन द पैरामीटर इज कॉल्ड एक्सट्रापोलेशन ऑफ द ग्राफ। कहने का मतलब यह है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution lambda m naught can be determined by extrapolation तो limiting molar conductivity at infinite dilution can be determined by extrapolation for strong electrolyte. फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक्सट्रापोलेशन द्वारा ऑब्टेन कर सकते हैं, बट नॉट फॉर वीक। वीक के लिए वेरिएशन इज नॉट लीनियर, और जब नॉन लीनियर वेरिएशन है तो हम उसे एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते। सीधा जाए तो यहाँ कट मार देगा, ऊपर जाए तो पता नहीं कहाँ कट मारेगा। तो सिंस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेरिएशन इज नॉट लीनियर, graph cannot be extrapolated, we cannot experimentally find out the value of lambda m naught और lambda eq naught for weak electrolyte। तो ये प्रॉब्लम रह गई। Since variation of lambda m versus root of c is not linear, comma, the graph can't be extrapolated to get lambda m naught or lambda eq naught. In other words, lambda m naught or lambda eq naught cannot be experimentally determined for weak electrolyte. So since variation of lambda m versus root c is not linear, the graph cannot be extrapolated to get lambda m or lambda eq naught. ये ग्राफ अलग था।
In other words, lambda m naught और lambda eq naught cannot be experimentally determined for weak electrolyte। weak electrolyte के लिए ग्राफ को एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए lambda m naught फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग के लिए तो फाइंड आउट कर पा रहे हैं क्योंकि लीनियर वेरिएशन था, तो बाद में भी लीनियर मानते हुए, अब यहाँ तो लीनियर है ही नहीं ना, तो हम कहाँ से एक्सट्रापोलेट करें इसको। तो ये एक प्रॉब्लम रह गई कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो lambda m naught या lambda eq naught फाइंड आउट कर पा रहे हैं, बट नॉट फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। और ये प्रॉब्लम दूर की किसने? कॉलराश साहब ने। कॉलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस बोलते हैं इसको। पॉइंट को लिख लो, इस पॉइंट को यहां लिख लो। lambda m naught और lambda eq naught फॉर weak electrolyte is determined by Colrash based on observation। तो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन lambda m naught और lambda eq naught फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम कॉलराश लॉ से डिटरमिन करते हैं। ग्राफ से एक्सट्रापोलेट करके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वी कैन नॉट फाइंड आउट। तो इसका मतलब अगली चीज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कौन सा नाम आया? कॉलराश साहब का। अब इनको वैल्यू देनी है थोड़ी सी, क्योंकि जेई मेन हो या एडवांस्ड हो या इवन बोर्ड एग्जाम हो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलराश लॉ, पहले ये पूरी बात नोट करो। वी शैल कम टू द कॉलराश लॉ। चलिए बात करेंगे अब कॉलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ये लास्ट में इतना बड़ा सा शब्द लिखा है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इसका क्या मीनिंग है? तो लिखो हेडिंग कॉलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो कॉलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ये इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस का मीनिंग समझ में आएगा। जैसा कि हमने कभी कहा था ग्राफ बना करके कि किस तरीके से कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन का वेरिएशन होता है ऑन मोलर कंडक्टिविटी, वहाँ एक बात कही भी थी हमने कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, बट नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। दूसरे सिंपल शब्दों में हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी lambda m naught या lambda eq naught को एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट नहीं कर सकते बाय एक्सट्रापोलेशन। तो ये प्रॉब्लम किसने दूर की? इसका हल किसने बताया? कॉलराश साहब ने, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। तो क्या ऑब्जर्वेशन थे कॉलराश लॉ के? क्या ऑब्जर्वेशन? व्हेन कैटायन इज सेम, जैसे lambda m naught ऑफ NaCl माइनस lambda m naught ऑफ मान लो कुछ NaBr इज इक्वल टू lambda m naught ऑफ LiCl माइनस lambda m naught ऑफ LiBr। ये ऑब्जर्वेशन था। अब मैं समझाऊंगा क्या है ये। अच्छा, व्हेन anion इज सेम, जब एनायन सेम है, जैसे कौन? lambda m naught ऑफ मान लो RbCl माइनस lambda m naught ऑफ LiCl इज इक्वल टू lambda m naught ऑफ RbI माइनस lambda m naught ऑफ LiI। तो कैटायन सेम है तो एक तरीके से क्लोराइड ब्रोमाइड। एनायन सेम है तो रुबिडियम लिथियम का जो डिफरेंस है, ये एक बार जरा ध्यान से देखो डेटा, वो आपको समझ में आएगा। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन मेंटेन करना है एट वेरी लो और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है कॉलराश लॉ। इट इज एप्लीकेबल एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो क्या है ये, एक बार देखेंगे। पहले जरा एक बार नोट करो इसको। देखो यहां पर ऑब्जर्वेशन क्या है? व्हेन कैटायन इज सेम, कैटायन इज सेम का मतलब NaCl और NaBr में Na+Na+ सेम है, तो एक तरीके से NaCl की मोलर कंडक्टिविटी और NaBr की मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस वही है जो LiCl और LiBr की मोलर कंडक्टिविटी है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोराइड आयन और ब्रोमाइड आयन की मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि
क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन सोडियम आयन से कनेक्टेड हैं या लिथियम आयन से। सेम लॉजिक यहां देखो, एनायन जब सेम हो मतलब RbCl और LiCl की मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस वही है जो RBI और LiI का है। इसका मतलब क्लोराइड आयन और रुबिडियम आयन और लिथियम आयन की मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस वही होता है। इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि रुबिडियम और लिथियम आयन क्लोराइड आयन से कनेक्टेड हैं या आयोडाइड आयन से। ऐसा जब हो सकता है जब NaCl की मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहा हूं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, देयर इज अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन ऑफ Na+ एंड डेफिनेट कंट्रीब्यूशन ऑफ Cl-। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaBr में देयर इज अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन ऑफ Na+ एंड डेफिनेट कंट्रीब्यूशन ऑफ Br- एंड सिमिलरली लाइक दिस। तो इसका मतलब यहां पे नियम क्या निकला, इसके बेसिस पर जो हमने बात अभी समझाई, क्या कि देयर इज ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन of constituent ions in molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution at given temperature। ये है पूरा का पूरा कॉलराश लॉ, यही है कॉलराश लॉ। यही है कॉलराश लॉ। कॉलराश लॉ is applicable for strong as well as वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के लिए एप्लीकेबल है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट भी क्या बन चुका है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो कॉन्सेप्ट घूम फिर के आपके सामने सेम आ रहे हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में बच्चों ने ये बात पढ़ी भी होती है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में कि अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाए सॉल्यूशन की, तो इवन अ वीक इलेक्ट्रोलाइट स्टार्ट्स बिहेविंग एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर सभी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करते हैं। तो ये है मेनली स्टूडेंट, देयर इज अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट आयंस इन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट अ गिवन टेंपरेचर। क्या मतलब निकला इसका जरा देखें तो। ये जरा ऊपर वाली बात हटाओ, इसको लिख लो, नोट करो पहले पूरा, नोट इट डाउन। जैसे क्या है ये, जैसे लैम्डा एम नॉट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही एप्लीकेबल होता है मेनली। सोडियम क्लोराइड तो क्या लिख दें, लैम्डा एम नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl-। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, Na+ का कंट्रीब्यूशन, ये क्लोराइड आयन कंट्रीब्यूशन। अच्छा, आयंस की लिमिटिंग आयंस की मोलर कंडक्टिविटी को हम कई बार आयनिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। सो दीज आर आयनिक कंडक्टिविटीज of Na+ and Cl- ions। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस इज ऑल्सो कॉल्ड आयनिक कंडक्टिविटी। तो कई बार इसे आयनिक कंडक्टिविटीज भी बोलते हैं। तो आयनिक कंडक्टिविटीज का मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल आयंस। ऐसे ही मान लो लैम्डा एम नॉट किसके लिए, CH3COH। सर ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अरे जब तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये वीक क्या बन चुका है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो वुड बी लाइक लैम्डा एम नॉट, छोटा वाला लैम्डा किसके लिए, CH3CO- प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ कौन, H+। अच्छा ऐसे ही लैम्डा एम नॉट मान लो बेरियम क्लोराइड के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, छोटा लैम्डा नॉट ऑफ बेरियम आयन प्लस 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि क्लोराइड आयन दुगने आएंगे ना, 2 इंटू लैम्डा एम नॉट कौन, क्लोराइड आयन। सो लाइक दैट यू राइट, लिखो इसको, मैं ये नीचे की लाइन हटा रहा हूं।
यही तो है कोलराश लॉ कि किसी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है, ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज द डेफिनेट कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स कैटायन एंड एनायन एट ए गिवन टेम्परेचर। अच्छा, ये तो मोलर कंडक्टिविटी हुई। आपको तो पता है ना लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है। आपको पता है कि लैम्डा EQ नॉट इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द बेरियम क्लोराइड वुड बी व्हाट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम क्लोराइड अपॉन वैलेंसी फैक्टर ऑफ BaCl2। पता है आपको ये फॉर्मूला कि मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इसको अगर हम वैलेंसी फैक्टर कितना है BaCl2 का 2, तो इसे बोल दो लैम्डा m0 ऑफ BaCl2 अपॉन 2। इसको लिखोगे तो क्या बन जाएगा, हाफ लैम्डा m0 बेरियम 2 प्लस लैम्डा m0 Cl माइनस। लैम्डा देखो ये बड़ा लैम्डा EQ नॉट लैम्डा m0 इन टर्म्स ऑफ छोटा लैम्डाज, बड़ा लैम्डा EQ नॉट इन टर्म्स ऑफ छोटा लैम्डाज। यहीं पे अगर लैम्डा EQ नॉट के टर्म्स में लिखो तो लैम्डा EQ नॉट ऑफ बेरियम क्लोराइड इज इक्वल टू क्या था वो, हाफ इंटू, चलो लैम्डा EQ नॉट के टर्म्स में लिखो। आपको तो पता है लैम्डा EQ नॉट आयंस के लिए भी लिख सकते हो। कैसे, लैम्डा EQ नॉट ऑफ बेरियम आयन इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है, लैम्डा EQ नॉट इज इक्वल टू लैम्डा m0 अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो लैम्डा m0 ऑफ बेरियम आयन अपॉन वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर कितना है बेरियम आयन का 2, तो फिर लैम्डा m0 छोटा लैम्डा है। ऑफ बेरियम आयन की जगह में क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू लैम्डा EQ नॉट ऑफ बेरियम आयन प्लस 1 इंटू लैम्डा EQ नॉट ऑफ Cl माइनस। 2 से 2 कैंसिल, ये वैल्यू ऐसी आ गई, लैम्डा EQ नॉट ऑफ बेरियम 2 प्लस लैम्डा EQ नॉट ऑफ Cl माइनस। ये है वैल्यू लैम्डा EQ नॉट ऑफ बेरियम क्लोराइड। शुरू में लिखो तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, कभी छोटा लैम्डा कभी बड़ा लैम्डा, और कभी लैम्डा EQ नॉट कभी लैम्डा m0। आ जाएगा सब, कॉपी पेन पे लिखोगे समझ के, दिमाग लगा के। जरा ये बात लिखो, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूं। I'm going to say an important point regarding this, and this is going to be useful in solving questions. क्या आप पहले लिखो ये वाली बात, do right? देखो क्या, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस के टर्म्स में लिख लो, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ रहे हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आप इंडिविजुअल आयंस की मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स में लिख सकते हो, ठीक है, बट जब आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ओवर इलेक्ट्रोलाइट का लिखते हो इन टर्म्स ऑफ द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस, तो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स अपीयर नहीं होते। अरे यही तो मैं इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं कि जब भी बड़ा लैम्डा m0 छोटे लैम्डा m0 के टर्म्स में लिखते हो तो कंसर्न्ड स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विल कम, बट जब बड़ा लैम्डा EQ नॉट छोटे लैम्डा EQ नॉट के टर्म्स में लिखते हो तो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ द इंडिविजुअल आयंस अपीयर नहीं होते। जरा देखें इस बात को और एग्जांपल लेके, जैसे ये लो Al2SO4 थ्राइस, मैं कैसे लिखूंगा, लैम्डा m0 ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। जरा बताओ, बाद में लिखना, पहले सुनो क्या लिखते जाएंगे, 2 इंटू लैम्डा m0 ऑफ कौन Al3 प्लस 3 इंटू लैम्डा m0 ऑफ SO4 2 माइनस। लिख ली ये बात। अच्छा, मैं लैम्डा EQ नॉट लिखना चाहूं एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए तो ठीक है, लिख लेंगे। वैलेंसी फैक्टर कितना होता है एल्यूमिनियम सल्फेट का, 6 होता है, 6 बता चुके हैं। तो ये 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 से डिवाइड करोगे तो 2/6 मतलब 1/3 लैम्डा m0 के टर्म्स में Al3 प्लस 1/2 लैम्डा m0 के टर्म्स में SO4 2 माइनस। दिस इज द वैल्यू गाइज, सी केयरफुली। बट
मैं जब लैम्डा एम नॉट एल्यूमिनियम 3+ का लैम्डा इक्यू नॉट के टर्म्स में लिखूंगा तो 3 इसका वैलेंसी फैक्टर है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्टीमेटली लैम्डा इक्यू नॉट ऑफ Al3+ प्लस लैम्डा इक्यू नॉट ऑफ SO4 2-। आप खुद ही प्रूव कर सकते हो, ये है लैम्डा इक्यू नॉट ऑफ, दिस इज द वैल्यू। समझ में आ गई बात? बड़ा लैम्डा एम नॉट छोटे लैम्डा एम नॉट के टर्म्स में स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएंगे, बड़ा लैम्डा इक्यू नॉट छोटे लैम्डा इक्यू नॉट के टर्म्स में स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आएंगे। आ गई बात समझ में? चलो एक जनरल केस लेते हैं, पूरी बात नोट करो, देन वी शैल टेक अ जनरल केस। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं AXBY, ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए लेते हैं। चलिए तो क्या लें, लैम्डा एम नॉट ऑफ AXBY इज इक्वल टू क्या हुआ, x लैम्डा एम नॉट AY प्लस y लैम्डा एम नॉट ऑफ BX माइनस। ठीक है, राइट, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे। अच्छा, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, x इंटू वाई। वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, x इंटू वाई। तो लैम्डा इक्यू नॉट ऑफ AXBY XY से डिवाइड करोगे तो 1/y लैम्डा एम नॉट AY प्लस 1/x लैम्डा एम नॉट BX माइनस। आ गई ये वैल्यू। अब जब इसको लैम्डा इक्यू नॉट के टर्म्स में लगोगे तो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सब गायब हो जाएंगे और लैम्डा इक्यू नॉट ऑफ AY प्लस लैम्डा इक्यू नॉट ऑफ BX माइनस। भूलना मत, क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे AXBY। कई बार तो डायरेक्टली जेईई मेन, एडवांस्ड, इन सब एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछते हैं इन बातों को। तो लैम्डा इक्यू नॉट ऑफ AXBY इज इक्वल टू लैम्डा इक्यू नॉट ऑफ AY प्लस लैम्डा इक्यू नॉट ऑफ BX माइनस। तो गाइज स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहीं अपीयर नहीं हो रहा है। ये था कॉलराश लॉ। अब बात होती है सर करें क्या इस कॉलराश लॉ को, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लिखो एप्लीकेशंस ऑफ कॉलराश लॉ। तो कॉलराश आपको और इज्जत देते हैं, उनके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो लिखो हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ कॉलराश लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ कॉलराश लॉ। पहला एप्लीकेशन तो वही है, कॉलराश साहब ने सबसे बड़ी समस्या को हल किया, सॉल्व किया। कौन सा, लैम्डा एम नॉट लैम्डा इक्यू नॉट हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ग्राफ को हम एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते थे नॉन लीनियर नेचर होने की वजह से, और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन्होंने ये फाइंड आउट किया। तो कैसे फाइंड आउट किया जरा देखें। फर्स्ट एप्लीकेशन में टू डिटरमिन लैम्डा नॉट और लैम्डा इक्यू नॉट ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ द ग्राफ। वीक इलेक्ट्रोलाइट, टू डिटरमिन लैम्डा एम नॉट और लैम्डा इक्यू नॉट ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैं एक आसान सा एग्जांपल लेता हूं और यही एग्जांपल एनसीईआरटी में भी लिया हुआ है। आसान एग्जांपल है, जैसे मान लो क्या, टू कैलकुलेट और टू डिटरमिन लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COH वीक एसिड। अगर बोलते हैं तो हमारे दिमाग में, मेरे दिमाग में तो सबसे पहला इंप्रेशन किसका आएगा, आता है एसिडिक एसिड का। ये फाइंड आउट करना है। गिवन डेटा, गिवन डेटा मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl
lambda m naught of HCl, lambda m naught of CH3CONA सोडियम एसीटेट। ये सब स्ट्रॉन्ग, सोडियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, टूटा पड़ा है पूरा आयनों में। सोडियम एसीटेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये, ठीक है। आप ये कैसे लिखोगे जरा देखना, लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl कैसे लिखोगे, इंडिविजुअल आयनों के कंट्रीब्यूशन के सम के बराबर। तो लैम्डा एम नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl माइनस। अच्छा जरा देखना, लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl कैसे लिखोगे, लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl माइनस। अच्छा लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3CONA कैसे लिखोगे, लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Na प्लस। भाई आयनों में तोड़ के लिख दिया, इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2, इसे इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। सुन लो पहले, सुन लो क्या चाहिए, लैम्डा एम नॉट चाहिए, ये चाहिए हमें तो लैम्डा एम नॉट एसिटिक एसिड के लिए हमें चाहिए, जिसे हम लिख सकते हैं इंडिविजुअल आयंस के कंट्रीब्यूशन, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही लिख पाएंगे, विदाउट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वी कैन नॉट राइट। क्या, लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस। ये आयनों का सम कहीं से फाइंड आउट कर लो, काम बन जाएगा। कहां से आएगा, एसिटेट आयन ये रहा, H प्लस आयन ये रहा, बट जब इन दोनों को ऐड करोगे तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करो तो ये दोनों डिजायर्ड आयंस तो आ गए सम में। अब ये क्लोराइड आयन फालतू का आ गया, सोडियम आयन फालतू का आ गया, इसे हटाना है तो क्या घटा दें, फर्स्ट वाले का डेटा घटा दो। तो क्या करो, 2 + 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करो, सेकेंड और थर्ड के डेटा को जोड़ोगे तो H प्लस और एसिडेट आयन आ गया, साथ में क्लोराइड और Na प्लस अनवांटेड आयन आ गए, वो आप घटा दो इक्वेशन नंबर 1, कैंसिल आउट हो जाएंगे और केवल क्या बचेगा, तो एक तरीके से हमारे पास जो वैल्यू आएगी घटाने के बाद वो आएगी लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3CO माइनस इज इक्वल टू, जब ये जोड़ोगे और घटाओगे तो लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl प्लस lambda m naught of CH3CONA माइनस lambda m naught of NaCl। ये डेटा क्वेश्चन में दिया गिवन है, दिस डेटा इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस डेटा इन द गिवन क्वेश्चन, और ये किसके बराबर है, एज पर द कोलराश लॉ इक्वल टू lambda m naught ऑफ कौन, एसिटिक एसिड, दैट कैन बी कैलकुलेटेड व्हाट, lambda m naught ऑफ HCl plus lambda m naught of CH3CONA minus lambda m naught of NaCl. These data are given in the question and now we can find out the lambda m naught of weak electrolyte acetic acid। आ गया डेटा से, लिखो पूरी बात। तो सर क्या हमें क्वेश्चन हर बार इतना सब लिखना पड़ेगा, अरे नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपको तो इतना सब लिखना ही नहीं, आपको तो सिंपली ये पता है हमें क्या चाहिए, एसिटेट आयन और H प्लस। कहाँ से आएगा एसिटेट आयन, यहाँ से आ गया, और H प्लस यहाँ से आ गया, दोनों को जोड़ लो, फालतू कौन आया, क्लोराइड आयन और सोडियम आयन, ये घटा दो, आ गया आंसर, यू विल गेट द आंसर। तो ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वेश्चन में आपको दी जाएगी। आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस तरीके से यू कैन फाइंड आउट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये एक बार नोट करो। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, बताएं आंसर, जवाब दें। इसको नोट करें पहले। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, फाइंड लैम्डा एम नॉट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड गिवन। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो एक वीक बेस है, आपको पता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट गिवन।
lambda m naught of ammonium chloride x, lambda m naught of मान लो बेरियम हाइड्रोक्साइड y, lambda m naught of मान लो अमोनियम बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम बेरियम क्लोराइड दिया हुआ है मान लो z, यूनिट मान लो साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1, साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1, ये भी साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1। बड़ा आसान सवाल है, सॉल्व करो। इतनी इक्वेशन जैसे मैंने डिटेल में समझाया था ना, जरूरत नहीं पड़ती स्टूडेंट्स को, जरूरत पड़ा तो भाई लिख लो, बाकी तो स्टूडेंट्स को जरूरत नहीं पड़ती, वो देखते ही आयनों को सम करके घटा करके मैनेज कर लेते हैं एंड यू कैन गेट द आंसर। करो सॉल्व, डू इट। देखो इधर हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड चाहिए और लैम्डा एम नॉट अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसके बराबर होगा, लैम्डा एम नॉट ऑफ अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो हमें अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन कंट्रीब्यूशन चाहिए। अमोनियम आयन कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो x जोड़ लो। हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, बट यहाँ से तो डबल आ जाएगा, आधा कर दो तो y/2। अब देखो इसे करने में आ गया अमोनियम आयन, आ गया हाइड्रोक्साइड आयन, बट आधा बेरियम आयन और एक क्लोराइड आयन एक्स्ट्रा आ गया, तो घटा दो। ये आधा बेरियम आयन और एक क्लोराइड आयन घटाना है तो Z/2 घटा दो, Z/2। दैट्स इट, यही आंसर है। वरना लिख के करो, अगर ये क्लिक नहीं कर रहा है तो फिर साइड में लिखो इक्वेशंस, 2 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो एंड अकॉर्डिंगली गेट द आंसर। आंसर विल कम आउट टू बी लाइक दिस। तो x प्लस y/2 माइनस Z/2, दिस इज द आंसर फॉर द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये था सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कोलराश लॉ। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको नोट करें। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की। सेकेंड, कोलराश लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन है। किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वी कैन फाइंड आउट टू डिटरमिन के डिसोसिएशन एंड अल्फा। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब फॉर एग्जांपल वीक एसिड और वीक बेस। तो वीक एसिड वीक बेस के लिए हम चाहें तो बड़ी आसानी से ये डिटरमिन कर सकते हैं। कैसे? अब जैसे मान लो कोई एसिड है Ha, ये आयोनाइज हुआ H प्लस एंड A-P। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka है, एसिड के लिए Ka और बेस के लिए Kb इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम यूज करते हैं। मान लो कंसंट्रेशन C है 0 0 C1 माइनस अल्फा C अल्फा। तो आपको पता है K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। बहुत ही कॉमन सी इक्वेशन है आयनिक इक्विलिब्रियम में। किसी वीक एसिड के लिए इस तरीके से लिखते हैं, सिमिलरली वीक बेस के लिए भी लिख सकते हैं। अब बात आती है कि अल्फा कैसे फाइंड आउट करें। ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to lambda m at the given concentration। मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कंसेंट्रेशन जितनी कम होगी लैम्डा m आपको पता है बढ़ता जाएगा तो अल्फा भी बढ़ेगा। तो एक तरीके से लैम्डा m अगर ज़्यादा है एट ए गिवन कंसेंट्रेशन
तो लैम्डा एम ज़्यादा तो इसीलिए है ना क्योंकि आयंस ज़्यादा बने हैं, आयंस ज़्यादा बने हैं तो अल्फा ज़्यादा रहा होगा ना। तो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट, लैम्डा एम एट ए गिवन कंसेंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम नॉट, ये है फॉर्मूला। तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, लैम्डा एम एट ए गिवन कंसेंट्रेशन। यहां से हम वेयर दिस, ये वैल्यू तो पता ही है, लिमिटिंग कंडीशन, लिमिटिंग वैल्यू एट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और ये गिवन कंसेंट्रेशन पे है। अब वो तो क्वेश्चन सॉल्व करने ऊपर है, ये वैल्यू तो हम कई बार आयंस का सम दिया हुआ होता है तो वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द कोलराश लॉ, एंड दिस वैल्यू कैन बी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड। कैसे? लैम्डा एम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो कई बार 1000 इंटू के अपॉन कंसेंट्रेशन सी अपॉन लैम्डा एम नॉट, और ये भी कई बार नहीं दिया हुआ होता तो k की वैल्यू क्या होती है 1/r इंटू एल अपॉन ए। जरूरत पड़ने पर हम ये सब सॉल्व कर लेते हैं डेटा डिपेंडिंग अपॉन द डेटा एंड लैम्डा एम नॉट। सो ये वैल्यू आ गई, यहां से अल्फा आ गया, अल्फा की वैल्यू जैसी रखोगे यू कैन गेट k ऑल्सो। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड k डिसोसिएशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिटरमिन्ड। लेट्स टेक वन क्वेश्चन ऑन इट। पहले ये बात नोट कर लो, नोट इट डाउन। जैसे मान लो कोई ऐसे कह दें फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड लैम्डा एम नॉट NH4OH इज 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। अब चलो डेटा है तो मैंने कुछ भी मान लिया ऐसे ही, ठीक है। और इफ molar conductivity for 0.1 m, molar conductivity of 0.1 m NH4OH is मान लो 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। 10 ले लो या 5 ले लो, 5 ले लो, 5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। फाइंड अल्फा एंड केबी ऑफ अमोनिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बस ये क्वेश्चन है, करो सॉल्व। अब ये तो मैंने मन से बना दिया सवाल, बट इट्स ए वेरी कॉमन क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जेई मेन में कई बार आ चुका है। कोलराश लॉ तो खास पसंद है जेई मेन, जेई एडवांस्ड की, दोनों की, और बोर्ड एग्जाम में भी ये यूजफुल होता है। आपके पास तो डेटा है ना, फॉर्मूला लगाओ तो रहा, बताओ क्या वैल्यू आएगी। देखो इधर कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1 m। अल्फा कैलकुलेट कर लो क्या होता है लैम्डा एम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम की वैल्यू दी हुई है, मोलर कंडक्टिविटी एट 0.1 m इज 5 अपॉन 400, तो 5 चौक 20, 1/80। 1/80 इज क्वाइट स्मॉल, तो अल्फा इज मच लेस देन 1। तो फिर के भी किसके बराबर होगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा को इग्नोर कर दो, सी अल्फा स्क्वायर, और सी की वैल्यू कितनी 0.1 इंटू अल्फा 1/80 का स्क्वायर। कर लेना सॉल्व अपने आप, कर ही लो, हटाओ लो। 10 की पावर 2 1/, इंटू 10⁻³ 100 ले लो, 100/64 10⁻⁻5। ये है वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ द केबी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। ये केबी है, लगभग 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये 1.5 के आसपास, इंटू 10⁻⁻5। सो दिस इज द आंसर। बहुत ही कॉमन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ये था एप्लीकेशन टू कैलकुलेट अल्फा और के बी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा एप्लीकेशन किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का हम KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, पहले ये नोट करो पूरी बात। थर्ड एप्लीकेशन टू डिटरमिन KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए KSP कैसे फाइंड आउट करें, कोई एडिशनल कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, बस याद रखें स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह ट्रीट करते हैं हम। क्यों? क्योंकि बहुत कम घुलता है, बट जो घुलता है वो टूटता है, इसलिए वी कंसिडर इट टू बी द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट is considered to be a strong electrolyte. तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह हमें ट्रीट करते हैं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लैम्डा एम और लैम्डा एम नॉट को लगभग बराबर मान लेते हैं क्वेश्चन में जरूरत पड़ने पर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसेंट्रेशन के साथ लैम्डा एम का वेरिएशन कोई खास नहीं होता, पढ़ चुके हैं हम। फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस lambda m and lambda m naught may be taken equal मार्कर चेंज करें। तो फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस lambda m and lambda naught may be taken equal for a strong electrolyte. केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नेवर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो शार्प वेरिएशन है, केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस लैम्डा एम एंड लैम्डा एम नॉट को बराबर लिया जा सकता है फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, क्योंकि वेरिएशन इज नॉट वेरी लार्ज, वेरिएशन इज वेरी ग्रेजुअल। जरा क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन पे आएंगे, थोड़ी जगह चाहिए होगी। पहले ये नोट करो, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं। आई विल राइट द क्वेश्चन। चलिए ये एक क्वेश्चन लेते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस जैसे क्वेश्चन जेई मेन, जेई एडवांस सब जगह पूछे जा चुके हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम सल्फेट is 3.06 into 10 to the power minus 6 Siemens centimeter minus 1. Equivalent conductivity at infinite dilution for BaSO4 is 153 Siemens centimeter square equivalent minus 1.
फाइंड KSP ऑफ ये है क्वेश्चन एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जरा अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को, सॉल्व द क्वेश्चन, करो क्वेश्चन को अटेम्प्ट। कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम सल्फेट दिया हुआ है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर बेरियम सल्फेट के लिए दी हुई है, KSP बतलाओ। चलो सॉल्व करो। तो आपको तो पता है बेरियम सल्फेट एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है और इसका इक्विलिब्रियम ऐसे स्टैब्लिश होता है बेरियम 2 + एक्वस एंड SO4 2 - एक्वस। और KSP होता क्या है? KSP इज द कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन एट इक्विलिब्रियम into concentration of sulfate ion at equilibrium। तो इन कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट्स को हम KSP के नाम से जानते हैं, KSP बोलते हैं इसको। अब एक बात ध्यान दो, BaSO4 इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, सर बेरियम सल्फेट तो बहुत ही कम घुलता है तो वीक हुआ। अरे घुलने से ना होती है स्ट्रॉन्ग और वीक, टूटने से होती है। तो ये घुल बहुत कम रहा है बट जो घुल गया वो टूट गया। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट माने जाते हैं, क्यों? क्योंकि घुलते ही बहुत कम है और जो घुल गए वो पूरे टूट गए। टूटने पर होती है वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, घुलने पे नहीं। घुलने के लिए तो हम टर्म डिफाइन करते हैं सॉल्युबिलिटी और टूटने पर डिफाइन करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये पूरा ही टूट, जितना घुला उतना टूट जाता है। सो मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये भी S मोल पर लीटर, मतलब कंसंट्रेशन हो गई, ये भी S मोल पर लीटर। अब जरा क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है λm0 ऑफ बेरियम सल्फेट। ये तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है और हमने कहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जरूरत पड़ने पर λm0 को λm के बराबर मान लो बेरियम सल्फेट वी कैन टेक and that is equal to what? CGS में है कैलकुलेशन, तो 1000 into K upon नॉर्म, ये लैम्डा EQ0 है। यहां भी लैम्डा, क्वेश्चन में लैम्डा EQ दिया हुआ है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 into K upon नॉर्मेलिटी, राइट? तो इसका मतलब जरा देखें यहां से, लैम्डा EQ की वैल्यू दी हुई है 153 इज इक्वल टू 1000 into what is K? 3.06 into 10 to the power -6 upon normality. Normality is equal to molarity into valency factor. तो molarity into valency factor, or what is the valency factor? 2. Molarity is nothing but solubility S. तो S is equal to कितना आ गया? 1000 3.06 into 10 to the power -3 रह गया upon 2 into 153। 153 से अगर ये 0.13 तो 2, ये कितना हो गया? इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 10 की पावर यहाँ पर 100 ले ले तो ये 2 बार कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, 10 की पावर -5m। सॉल्युबिलिटी इज 10 की पावर -5m, 1:1 सॉल्ट है तो KSP कितना हो गया बेरियम सल्फेट का? So that is equal to S स्क्वायर और S की वैल्यू 10 की पावर -10। यही आंसर है गाइस। आंसर इज बेरियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी 10 टू द पावर -10। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क करें। तो ये थे एप्लीकेशंस ऑफ कोलराश लॉ। 3 एप्लीकेशंस हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं अच्छे। पूरी शीट में बहुत सारे क्वेश्चन DPP में इसके ऊपर आएंगे। Accordingly you will have to solve। हालांकि मैं और भी प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस की in the next lecture। That's it for now।